हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म पर। मध्यकालीन भारत की आज हमारी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हम पहली क्लास को कवर कर चुके हैं जिसमें हमने त्रिपक्षीय संघर्ष को देखा और आज हम जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं हम राजपूत काल व विदेशी आक्रमण को। ठीक है, तो कौन थे राजपूत, विदेशी आक्रमणकारी कब आए, किन के समय में आए, ये हम समझ लेते हैं और चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राजपूत काल जो हमारा चलता है वो लगभग 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य चलता है। ठीक है, यानी कि इसके बाद जो होगा वो मुस्लिम आक्रमणकारी जो विदेश से आए हुए हैं। मैं आज के मुस्लिम के बारे में इसमें बिल्कुल बात नहीं करूंगा, तो कोई ऐसा स्टूडेंट या मेरा भाई बंधु हो जो अपने दिल पर ये बात ले जाए तो वो प्लीज़ इस चीज़ को निकाल देना। मैं जब भी बात करूंगा तो वो उन अरबियंस की बात करूंगा, उन तुर्कीज़ की बात करूंगा जो विदेशी हैं, बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, तो राजपूत काल हम समझेंगे 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में। इनका उदय कैसे हुआ, जब हम कल त्रिपक्षीय संघर्ष को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था जो प्रतिहार शासक थे उत्तर भारत में जिन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर रखा था, उनके टूटने के बाद जो छोटे छोटे राजा थे अपने क्षेत्रों में उन्होंने अपना आप को स्वतंत्र कर लिया था। कुछ अलग भी थे जो कोनों में, दूसरे कोनों या सीमाओं क्षेत्रों पे हम रहते थे वो। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत तो बहुत बड़ा है, छोटे छोटे कबीले भी थे। ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे बड़े होते गए, तो इसी तरह से उन्होंने अपना जो क्षेत्र विस्तार उन्होंने भी किया। तो कौन कौन से थे आज हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ वंश लिखे हैं जो फेमस है। ठीक है, जिसमें हम अजमेर के चौहान को देखते हैं। ठीक है, चौहान वंश है ये। ठीक है, अजमेर के चौहान वंश, वैसे इसे अजमेर के साथ साथ हम शाकंभरी के चौहान भी कहते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं, शाकंभरी के चौहान। ठीक है, चौहान वंश। ठीक है, दिल्ली के तोमर, ठीक, जिजाग भुक्ती या जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पे आपके चंदेल वंश मिलते हैं। ठीक है, त्रिपुर के कलचुरी मिलते हैं। ठीक है, कन्नौज के गहड़वाल वंश को हम राठौर वंश भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना कि राठौर वंश कौन सा था, तो ये गहड़वाल वंश को ही हम राठौर वंश कहते हैं। ठीक है, गुजरात के चालुक्य। ठीक है, चालुक्य ये बहुत सारी पीढ़ियों में आ चुके हैं, हमने अलग अलग समय में अलग अलग उसको समझा है। तो एक चालुक्य ये भी हैं जिनको हम सोलंकी भी कहते हैं। कौन से क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में। मालवा वाले क्षेत्र में हमें मिलते हैं परमार। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि कौन कौन से ये सारे उत्तर भारत के क्षेत्र में अपना आप को क्या करते हैं, स्वतंत्र कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इसमें से फेमस राज्य होंगे जो अपना आधिपत्य ज़्यादा बढ़ा करेंगे, जिसमें से हम अजमेर को पढ़ेंगे। ठीक है, चंदेल वंश को पढ़ेंगे, जिजाग भुक्ती के। ठीक है, कन्नौज के गहड़वाल को हम पढ़ेंगे और गुजरात के चालुक्य को हम इसमें देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपना आपको आधुनिक बनाएंगे और क्षेत्र अपना ज़्यादा विस्तार करेंगे, तो हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं समझते हैं। सबसे पहले कन्नौज का गहड़वाल वंश। ठीक है, अगर हम इसमें राजपूत राज्यों की बात करें तो राजपूत राज्य, कुछ लोग होते हैं, कुछ विद्वान हैं जो इनके उत्पत्ति को लेकर के बहुत ज़्यादा कसम हैं। उन्होंने अभी ये बात कंफर्म नहीं करी है कि हाँ ये जो आए हैं राजपूत आए हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कौन थे ये राजपूत। ठीक है, तो हमें खैर इन बातों से बहुत ज़्यादा मतलब तो है नहीं, क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। लेकिन अगर हम कहानी के तौर पे इसको समझते हैं तो राजपूत जो है ये राजपुत्र का तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसको हम राजपुत्र के रूप में भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये राजाओं के क्या थे, पुत्र थे, जिसमें कि हम जैसे हम ये देखते हैं कि ये अपना आपको हिंदू शासक कहते हैं और यज्ञ वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जैसे हम एंसेंट हिस्ट्री में देखते थे, जैसे शक हो गए थे, ठीक है, सुंग वंश के हो गए थे, तो ये क्या करते थे, वो भी बहुत ज़्यादा यज्ञ करते थे, ये भी बहुत ज़्यादा यज्ञ करते हैं। कुछ कहते हैं कि ये होणों के भी वंशज थे। ठीक है, होणों इनके वंशज जो भी है, मतलब कि वंशज थे। ठीक है, तो ये उनके वंशज बताए जाते हैं। तो कितना सच है कितना गलत वो खैर अलग बात है, लेकिन कहानी के तौर पे ऐसा माना गया है। एक जो आपके एक बुक है आपकी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, उसमें जो चंद्रवरदाई इसके राइटर हैं वो इनके राजपूतों की उत्पत्ति जो अग्निकुंड का सिद्धांत मानते हैं। अग्निकुंड का सिद्धांत मतलब कि जो इसमें राजस्थान में एक जैन मंदिर जहाँ पर बना हुआ है,
ठीक है, माउंट आबू पर। तो माउंट आबू पर एक वशिष्ठ है, वशिष्ठ गुरु जी हैं, उन्होंने एक अग्नि से वो किया है, एक यज्ञ किया है। तो उस यज्ञ से जो 4 राजपूत हैं वो उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से अग्निकुंड का सिद्धांत होता है। तो हम इस कहानी को बस यहीं पे ख़त्म करते हुए, क्योंकि कहानी से सवाल नहीं पूछा जाता, सवाल हमारा यहाँ से पूछा जाता है, तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले हम, क्योंकि हमारी PDF आगे पीछे हो गई है, तो खैर जो भी आया हमें पढ़ना तो सभी को है। कन्नौज का गहड़वाल वंश। ठीक है, जो इसमें मुख्य बातें होंगी हम उन्हीं को समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश का जो प्रमुख शासक है, उसमें एक हमें प्रमुख शासक मिलता है जयचंद। ठीक है, ये जयचंद है। जयचंद, ये राठौर वंश भी मैंने जैसे भी आपको बताया था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं राठौर वंश। ठीक है, तो जयचंद क्या करता है, इसकी जो दुश्मनी हो जाती है वो हो जाती है पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी इसलिए हुई थी क्योंकि जो इसकी पुत्री है जयचंद की, संयोगिता, पुत्री संयोगिता। ठीक है, पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं आपके पृथ्वीराज चौहान का अपहरण। ठीक है, अपहरण कर लेते हैं, मतलब कि जो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता है ये आपस में एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन जयचंद ने क्या किया, उनका जो करते ना विवाह करने के लिए स्वयंवर रखा है। ठीक है, स्वयंवर रखा हुआ था, तो स्वयंवर में उसको नहीं बुलाते हैं जो पृथ्वीराज चौहान है, लेकिन उनका एक पुतला रखवा देते हैं गेट पर, जो स्वागत करने के लिए पुतले रख दिए जाते हैं। तो उस तरह से तो संयोगिता क्या चाहती है, उनसे विवाह करना चाहती है। तो जैसे ही पुतले को वहाँ पे पुतले पे माला डालती है, तो क्या करते हैं, तभी छुपे छुपाए जो पृथ्वीराज चौहान है अपना इस अपमान का बदला लेने के लिए वहाँ आए हुए थे, वो संयोगिता को बैठा करके घोड़े पे ले जाते हैं। तो जयचंद क्या करता है, फिर मोहम्मद गौरी को बुलाता है, किससे बदला लेने के लिए, पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए। ठीक है, तो पृथ्वीराज से इनकी क्या हो गई, दुश्मनी होगी। मैं कलर चेंज करके आपके लिए लिख देता हूँ, पृथ्वीराज से दुश्मनी। ठीक है, ये हो गई आपकी। ठीक है, अब पृथ्वीराज से दुश्मनी होगी, बुलाया किसको, बुलाया मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी को बुलाया। अब मोहम्मद गौरी से उनकी लड़ाई हो जाएगी, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में ये होगा, इधर ही देख लेते हैं हम। जो मोहम्मद गौरी है वो इसी के साथ, जैसे पृथ्वीराज को हरा देगा वो बाद में तराइन के युद्ध में, तो उसके बाद मोहम्मद गौरी जयचंद को भी हराएगा। ठीक है, जयचंद से भी उसका युद्ध होता है, तो उस युद्ध को कहते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, तो चंदावर का युद्ध जो होता है, ये होता है आपका 1194 ईस्वी में। किस किस के बीच में, जयचंद और गौरी के बीच। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए, देखते रहिए। तो इसमें गौरी की जीत हो जाती है और जयचंद क्या कर जाता है, इसमें हार जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझा, जयचंद की जो पुत्री है उसका अपहरण कौन कर लेता है, पृथ्वीराज चौहान कर लेता है। पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गौरी को बुलाता है। मोहम्मद गौरी आकर के क्या करता है, पृथ्वीराज को भी हराता है, और बाद में 1194 में क्या करता है, चंदावर का एक युद्ध होता है, उसमें ही जयचंद को भी हरा देता है। ठीक है, तो ये गहड़वाल वंश के लिए मुख्य बात यही थी। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं अजमेर के चौहान वंश। ठीक है, अजमेर के चौहान वंश में जो प्रमुख शासक हैं, अगर इसकी आप संस्थापक पूछे, सबके इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी किसी का संस्थापक इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसमें से हम संस्थापक देखें तो इसके संस्थापक हो जाते हैं आपके बागपति राज। बागपति राज, ठीक है, ये इसके संस्थापक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा खैर इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वंश है। इसमें जो मुख्य शासक आते हैं, मुख्य शासक एक ही है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज
ये पृथ्वीराज थर्ड थे, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसको हम चौहान भी कहते हैं या पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है। इनका एक नाम हमें और मिलता है जिसको हम कहते हैं पिथौरा राय, पिथौरा राय। ठीक है, तो हम इन्हें पिथौरा राय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान अपना आप में एक साम्राज्य विस्तारक थे, तो इन्होंने क्या कर लिया, अजमेर से आगे बढ़ करके इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। जो दिल्ली पे तोमर अधिकार कर रखा था जिन्होंने, तो दिल्ली को, तोमरों को हरा करके इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया। अधिकार करके दिल्ली को क्या बनाया, राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। ठीक है, और उसी समय क्या हो चुका था, मोहम्मद गौरी भी आ रहा था। ठीक है, मोहम्मद गौरी पहले तो खुद ही आया था, तो मोहम्मद गौरी से इनका क्या होता है, युद्ध होता है। तो तराइन का युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध होता है। ये होता है आपका 1191 ईस्वी में। ठीक है, किस किस के बीच में होता है, ये होता है आपका गौरी वर्सेस चौहान। ठीक है, चौहान वर्सेस गौरी। ठीक है, जिसमें गौरी को क्या होती है, मार पड़ती है और ये यहाँ से भाग जाता है और चौहान हमारे जीत जाते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इनके बीच में क्या होता है, अब जयचंद वाली कहानी जो अभी मैंने सुनाई, संयोगिता वाली, तो संयोगिता का वो अपहरण कर लेता है, तो उसकी हेल्प करने के लिए, मोहम्मद गौरी की हेल्प करने के लिए जो जयचंद है वो उसको बुला लेता है। ठीक है, तो अगला जो युद्ध होगा वो होगा 1192 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पे, वहीं तराइन में होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, अगर मैं तराइन क्षेत्र की बात करूँ तो ये हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, आपको प्लेस भी पता चलेगा, क्योंकि जैसे ही अगर आप भारत का ये लोकेशन देखें इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ से क्या आ रहा है आपका, आपके वो आ रहे हैं, गौरी आ रहा है, तो बीच में जो हरियाणा वाला क्षेत्र पड़ेगा, तो यहीं पे क्या होगा, युद्ध हो जाएगा। कुछ इधर से ये आएगा, कुछ इधर से आएगा और ये युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको समझ लिया। अब इसमें क्या होगा, इस युद्ध में आपका जो मोहम्मद गौरी हैं वो जीत जाएगा, गौरी वर्सेस चौहान। ठीक है, गौरी वर्सेस चौहान होगा, तो इसमें चौहान क्या करेंगे, हार जाएगा और गौरी यहाँ पर जीत जाएगा। ठीक है, अब चौहान की फिर क्या होता है, ये बंदी बना लेता है और चौहान को फिर क्या करता है, कुछ दिनों बाद वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इनका जो एक दरबारी कवि है वो फेमस है, दरबारी कवि किसके हैं, वो चौहान। ठीक है, चंदवरदाई, चंदवरदाई। ठीक है, चंदवरदाई इनके मित्र भी हैं और दरबारी कवि भी हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में ही अग्निकुंड का सिद्धांत है, जहाँ से राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने जिजाग भुक्ति के चंदेल वंश में। ठीक है, तो चंदेल वंश में अगर हम इसके संस्थापक को देखें, तो संस्थापक हैं इसके नन्नुक, नन्नुक। ठीक है, न है ये नन्नुक। ठीक है, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा तो अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करा, लेकिन इसके बाद जो राजा आएंगे आपके, धंगदेव, ये इंपॉर्टेंट राजा है, धंगदेव राजा। ठीक है, नेक्स्ट राजा है ये दिक्कत दे रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो धंगदेव आते हैं और धंगदेव क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा युद्धों में तो अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मंदिरों का निर्माण करते हैं, जिसमें खजुराहो का मंदिर इन्हीं के समय में बनाया गया है। ठीक है, तो कलाव मंदिर का उत्कर्ष काल, उत्कर्ष
काल किसके समय में था? आपका धंगदेव के समय में। धंगदेव कौन से वंश का था? चंदेल वंश का था। ठीक है, तो कौन से मंदिर बनवाते हैं? ये खजुराहो के मंदिर बनवाते हैं, खजुराहो के मंदिर। ठीक है, कहाँ पे पढ़ते हैं ये आपके पढ़ते हैं मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में। ठीक है, खजुराहो के मंदिर ये इसलिए भी फेमस है, एक तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं। ऊपर से क्या होता है, जो आपके यूनेस्को है, यूनेस्को ने खजुराहो के मंदिरों को क्या कर रखा है? विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को ने खजुराहो के मंदिर को ठीक है क्या दी है? विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि जो खजुराहो के मंदिर है वो किसके समय में बने हैं? धंगदेव के समय में बने हैं। ठीक है, कौन से राजा थे वो? चंदेल वंश के राजा थे। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। आ जाइए भाई। गुजरात के चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य वंश, तो हम इनको समझते हैं चालुक्य वंश क्या कहते हैं। तो गुजरात के चालुक्य वंश हमने अभी समझ लिया कि ये एक अलग प्रजाति है। जो हम चालुक्य वंश पहले बढ़ गए हैं दक्षिण में, ये उनसे संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख शासक होंगे, प्रमुख शासक, ठीक है, दो प्रमुख शासक हैं इसमें। एक तो है आपका भीम प्रथम। ठीक है, भीम प्रथम। ठीक है, तो भीम प्रथम क्या है, क्यों फेमस है? सबसे पहला तो ये है कि तो इनके समय में क्या होता है, जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। ठीक है, महमूद गजनवी का क्या होता है? आक्रमण होता है। कब होता है? ये होता है आपका 1025 में। ये इनका 16वां आक्रमण था। जब हम गजनवी को पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। महमूद गजनवी का आक्रमण होता है जिसमें भीम प्रथम हिस्सा लेते हैं और भीम प्रथम आपके हार जाते हैं। आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में ही पड़ता है। और उस समय जो उसके प्रहरी या फिर रक्षक थे, रक्षक के रूप में आपके भीम प्रथम ही वहाँ पे थे। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है और भीम प्रथम हार जाते हैं, हार गए। ठीक है, भीम प्रथम हार गए। इसके समय में एक फेमस चीज और है, माउंट आबू पर आप लिख सकते हैं, माउंट आबू पर जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, जैन मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? ये आपके भीम प्रथम के एक सेना नायक थे, बिमल शाह, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, तो भीम प्रथम के सेना नायक विमल शाह। ठीक है, विमल शाह। ठीक है, तो कौन थे ये? विमल, बोलो जुबा केसरी, अरे नहीं, विमल शाह। ठीक है, ने निर्माण करवाया। ठीक है, निर्माण करवाया। ठीक है, तो मैंने बहुत लंबी सी लाइन लिख दी, लेकिन ये अलग कलर में है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। राइटिंग मेरी बुरी है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि आप पढ़ ना पाएँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात करी हमने? चालुक्य वंश के बारे में। ठीक है, अभी विदेशी आक्रमण से पहले एक और हम ऐड कर लेते हैं। देखिए, अब हम भीम सेकंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, भीम सेकंड। अब भीम सेकंड के समय क्या होता है? मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। किसका? मोहम्मद गौरी का, क्योंकि उसका पुत्र है ये मोहम्मद। भीम सेकंड भीम फर्स्ट के वंश का है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण। ठीक है, आक्रमण होता है। कब होता है? ये होता है आपका
1178 ईस्वी में, ठीक है। तराइन के युद्ध से बहुत पहले की बात है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो युद्ध होता है तो उस युद्ध में भीम सेकेंड वर्सेस गौरी, ठीक है। तो इसमें गौरी बुरी तरह से हार जाता है और भीम फर्स्ट जीत जाता है। तो पहली जो गौरी की हार हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, भीम सेकेंड के द्वारा, ठीक है। कहाँ के राजा थे, ये चालुक्य राजा थे गुजरात के। तो इस बात का आप ध्यान रखना। पहली हार उसकी कब हुई, मोहम्मद गौरी की 1178 में। दूसरी होती है तराइन के युद्ध में 1191 में, ठीक है। फिर वो हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण को। विदेशी आक्रमण अपना 7वीं हर्ष के बाद से ही लगातार फिर से विदेशी आक्रमण होते जा रहे हैं, जो कि पहले भी हुए थे, लेकिन पहले यूनानियों के हो रहे थे, अब किसके हो रहे हैं, अरबियंस के हो रहे हैं, जो अरबियंस कंट्री है, ठीक है। तो हम इनको अरबों का आक्रमण भी कह सकते हैं, ठीक है। अरबों का आक्रमण। अरबों के साथ तुर्कों का भी आक्रमण मिलता है हमें, तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। तुर्कों का आक्रमण हो रहा है, दोनों का ही आक्रमण होता जा रहा है, ठीक है। तो पहला जो अरब आक्रमण होगा वो देखेंगे हम मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है। तो अरबों का आक्रमण किसके बाद हो रहा है, हर्ष के बाद, क्योंकि हर्ष के बाद हमारा जो साम्राज्य वो टूट फूट गया, तो विदेशी इस पे क्या हो गए, लालायित हो गए भारत को जीतने के लिए, ठीक है। अरबों का आक्रमण, प्रथम आक्रमण, ठीक है। प्रथम आक्रमण ये होता है आपका 712 ईस्वी में। कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है, कासिम के द्वारा, ठीक है। अरब है ये, अरबियंस है ये, ठीक है, तुर्क नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपसे पूछा जाए कि पहला अरबों का आक्रमण किसके द्वारा हुआ या विदेशी मुस्लिम आक्रमण किसके हुआ, इसे आप मुस्लिम आक्रमण भी कह सकते हैं। प्रथम मुस्लिम आक्रमण, भाई प्रथम मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। ये सफल भी हुआ था, ठीक है, सफल था ये, सफल आक्रमण, ठीक है। कब, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किसको हराया इसने, तो सिंध में सिंध राजा दाहिर को हराया, सिंध राजा दाहिर को हराया था, दाहिर को हराया, ठीक है। किसको हरा दिया, राजा दाहिर को हरा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद धीरे धीरे ये अपना आक्रमण स्टार्ट कर देते हैं। उनके बाद जो आक्रमण होता है अरबों के बाद वो होता है तुर्कों का आक्रमण। तुर्क क्या है, मध्य एशिया से आए हुए खानाबदोश जातियाँ हैं, बर्बर जातियाँ हैं, लड़ाकू जातियाँ हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, भारत में आती हैं और भारत पर आक्रमण करना शुरू कर देती है। पहला जो हम देखते हैं अलब्दीन को देखते हैं, ठीक है। अलब्दीन क्या करता है, ये गजनी क्षेत्र में, ठीक है, ईरान वाले गजनी क्षेत्र में, ईरान, ठीक है, ईरान के गजनी क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य बनाता है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। क्या करता है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, बताइए तो सही, राज्य की स्थापना, ठीक है। कौन से वंश की स्थापना, गजनी क्षेत्र में गजनवी वंश, ठीक है। मुझे कलर चेंज करना चाहिए था लेकिन आप देख लेना, ठीक है। गजनी में गजनवी वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, आपका अलब्दीन। कौन है ये, प्रथम तुर्क आक्रमणकारी, ठीक है। अभी आक्रमण इसने भारत पर नहीं किया है, लेकिन आप पृष्ठभूमि को देखते और समझते हुए चलिए, ठीक है। उसके बाद इसका पुत्र होता है आपका सुबुक्तगिन। इसका वंश पूछा जाए तो इसका वंश होता है आपका गजनवी वंश, ठीक है। ये क्या करता है, भारत पे आक्रमण करता है, तो भारत पर आक्रमण, ठीक है, भारत पर पहला आक्रमण
पहला आक्रमण किसके लिए? तुर्कों द्वारा। ठीक है, तुर्कों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कौन करता है? आपका सुबुक्तगीन करता है। ठीक है, किसका पुत्र है ये? अलपतगीन का पुत्र है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं आपका महमूद गजनबी, जो आपका यामिनी वंश का है। ये क्या है? जो आपका सुबुक्तगीन है उसका ही पुत्र है, लेकिन आप कहेंगे फिर ये यामिनी वंश का क्यों हुआ? देखो, सबसे पहले क्या हुआ, जो उस टाइम मोहम्मद पैगंबर थे, मैंने मुस्लिम जो पैगंबर हैं उनके बारे में बताया था मैंने पिछली वीडियो में भी। तो मोहम्मद पैगंबर के जो वो थे ना मानने वाले उनको, ठीक है, जो उनके उत्तराधिकारी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या हो चुके थे, बगदाद में अपना आपको खलीफा इस्टेब्लिश कर चुके थे। तो दुनिया में क्या होता था, जो भी मुस्लिम आक्रमणकार मुस्लिम राजा बनता था, अगर उसे सुल्तान की उपाधि चाहिए होती थी तो वहाँ से एक प्रमाण पत्र उनसे लेना पड़ता था। ठीक है, तो इसने क्या करा, महमूद गजनबी ने बगदाद के खलीफा से क्या लिया? प्रमाण पत्र ले लिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बगदाद के खलीफा से, ठीक है, सुल्तान की उपाधि व प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ठीक है, प्राप्त किया। ठीक है, किसने? आपका महमूद गजनबी ने। तो ये पहला सुल्तान है, ठीक है, जिसने बगदाद के खलीफा से प्रमाण पत्र लिया है। ठीक है, जब ये सुल्तान की उपाधि ले लेता है तब ये अपने वंश का नाम यामिनी वंश कहलाता है। उससे पहले इसका जो वंश होगा वो होगा आपका गजनबी वंश। ठीक है, गजनबी वंश पहले, फिर बाद में क्या हो जाएगा, वो यामिनी वंश का हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात ये है कि ये जो भारत पर आक्रमण करता है वो कुल 17 बार आक्रमण करता है। कब से कब तक करता है? ये 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक, ठीक है, भारत में 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार? 17 बार आक्रमण करता है। ठीक है, आक्रमण करता है। ठीक है, तो बहुत लंबे टाइम पे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का, वो भी देख लेते हैं हम। आक्रमण का उद्देश्य, ठीक है, तो इसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार, इस्लाम धर्म का प्रचार व भारत की धन संपदा लूटना, भारत की धन संपदा को लूटना। ठीक है, इसलिए इसने जो अधिकतर राज्यों को, जिन भी राज्यों पे आक्रमण किया वो बहुत ज़्यादा या तो अमीर थे, अधिकतर मंदिरों पे इसने अटैक किया, क्योंकि मंदिरों में हमारे जो देश के राजा थे, हिंदू राजा थे, वो मंदिरों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा सोना चांदी वहाँ पे दिया करते थे। ठीक है, तो अधिकतर इसने वही काम किया। आक्रमण हो गया। अब क्या करते हैं, इसके जो फेमस आक्रमण है 16वां व 17वां आक्रमण बहुत ज़्यादा फेमस है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पीछे आ जाओ भाई। तो फेमस प्रमुख आक्रमण आपके 16वां आक्रमण कब करता है ये करता है 1024 1025-26 में, 24 नहीं 25 और 26 के मध्य में। ठीक है, तो इसमें भी 25 मुख्य है। अगर आप एक ऑप्शन आए आपको 25 तो आप 1025 लगा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे किया था इसने? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, उस टाइम राजा कौन है गुजरात का? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। गुजरात का जो शासक है वो है आपका भीम प्रथम, शासक भीम प्रथम। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर को ठीक ठाक तरीके से लूटता है और ये वापस जाता है। जब वापस जा रहा था तो कुछ जाट जो लोग थे, ठीक है, मथुरा वाले क्षेत्र वाले में, ठीक है, तो ये उसी रास्ते को लगभग होके निकल रहा था।
ठीक है। यह थोड़ा सा इधर साइड में भी होगा तो, लेकिन जाट जो जाति थी वहाँ पे वो क्या कर रही थी, धीरे धीरे इसको छोटे छोटे जो टुकड़ियों में जा रहा है उनको लूटती है, ठीक है। किसको? आपका गजनबी को, महमूद गजनबी को, ठीक है। तो उनको सबक सिखाने के लिए एक लास्ट आक्रमण करता है। तो 17वां आक्रमण क्या होता है आपका क्या हो रहा है 1027, ठीक है, 1027 ईस्वी में, ठीक है। किसके विरुद्ध है ये? जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। उन्हें सबक सिखाने के लिए क्या करता है, ये एक बार फिर से भारत पर आक्रमण करता है और इनको ठीक ठाक मार लगाता है, ठीक है। तो जाटों के विरुद्ध आक्रमण हो गया, 17वां आक्रमण है और ये 1027 में होता है, ठीक है। तो पूरी कहानी हमने समझ ली। उसके बाद क्या करता है, ये चला जाता है और एक नया वंश, शम्सबनी वंश या गौर वंश का शासक आता है, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी इसका अधिकतर नाम मिलता है और कभी कभी एग्जाम में ही सवाल भी पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था। तो मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। वंश कौन सा था इसका? शम्सबनी वंश या गौर वंश का ये शासक था, ठीक है। याद रहेगा, रहना भी चाहिए, ठीक है। इसने क्या काम करा? अब ये भारत में आता है तो भारत में वास्तविक मुस्लिम संस्थापक कहलाता है ये। भारत में वास्तविक मुस्लिम धर्म का संस्थापक, मुस्लिम धर्म का संस्थापक, ठीक है, संस्थापक, ठीक है। अपना ये आक्रमण जैसे धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा है तो प्रमुख जो इसके आक्रमण होते हैं वो 4 प्रमुख आक्रमण हैं। एक तो आपका 1178 ईस्वी में है, जिसमें ये क्या करता है, गुजरात पर आक्रमण करता है। आक्रमण अभी थोड़ी देर पहले लिखवा दिया था मैंने, कोई बात नहीं, फिर भी दोबारा लिख लीजिए, ठीक है। गुजरात पर आक्रमण भीम सेकंड द्वारा हराया गया, ठीक है। तो इसको एक बार पहली जो मार पड़ी वो किसके द्वारा पड़ी? भीम प्रथम के द्वारा, ठीक है, 1178 ईस्वी में। फिर आपका 1191 ईस्वी में, 1100 है, ठीक है, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट युद्ध, ठीक है। किस किस के बीच में? आपका गौरी और चौहान, गौरी वर्सेस चौहान, ठीक है, जिसमें चौहान आपके जीत जाते हैं और गौरी क्या हो जाता है, हार जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 1192 में फिर से तराइन का युद्ध होता है, तराइन का सेकेंड युद्ध, जिसमें गौरी जीत जाता है और आपका चौहान क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, गौरी जीत जाता है। अगला जो युद्ध होगा 1194 में चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। ये चारों मुख्य युद्ध जो पहले भी एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ इसी क्लास में, अब दोबारा से मैं इसी में लिखवा दूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से याद हो जाए, ठीक है। चंदावर का युद्ध आपका किस किस के बीच में होगा? ये होगा आपका गौरी वर्सेस जयचंद के बीच में, ठीक है, जयचंद के बीच में, ठीक है। ये हो जाता है आपका। तो इसमें गौरी क्या हो जाता है, जीत जाता है और जयचंद बेचारा हार जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि गौरी का जो कितना बड़ा उसने क्षेत्र कवर कर लिया है इतने राज्य को जीत करके, ठीक है। तो ये मुस्लिम आक्रमणकारी हुए। अब क्या होगा, भारत में एक स्थिरता आएगी, मतलब जो मुस्लिम आक्रमणकारी इतना बड़ा साम्राज्य जीत गया है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसे जाना तो है वापस। तो ये वापस जब जा रहा था है, ठीक है, तो सिंध वाले क्षेत्र में कुछ लड़ाकू जातियों ने इसकी क्या कर देती है, मृत्यु कर देते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो अपना जो क्षेत्र है ये 4 लोगों में बांट के चला गया था, जो इसके 4 गुलाम थे, ठीक है। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम, ठीक है, मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हैं, जिसमें पहला है मुख्य जो दिल्ली पे शासन करेगा वो है कुतुबुद्दीन ऐबक,
दिल्ली और लाहौर वाला क्षेत्र ये इसे दे गया है। दूसरा है आपका ताजुद्दीन याल्दोज, इसे गजनी वाला यानी कि जो ईरान वाला क्षेत्र था वो इसे दे गया है। ठीक है, मोहम्मद गौरी का जो तीसरा गुलाम है वो नासरुद्दीन कुबाचा है। ठीक है, ये मुल्तान यानी कि पाकिस्तान वाला क्षेत्र इसको दे के चला गया है। लास्ट जो पूर्वी भारत वाला हिस्सा है, बंगाल वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो उस टाइम बंगाल तो टूटा हुआ नहीं था, तो बंगाल उस टाइम बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो बख्तियार खिलजी बंगाल वाले क्षेत्र पे क्या कर लेता है, आधिपत्य कर लेता है, यानी कि मोहम्मद गौरी उसे दे जाता है। ठीक है, ये जो बख्तियार खिलजी है यही आपका वो शख्स है जिसने आपका नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था, ध्वस्त करवा दिया था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के गुलाम के बारे में हमने देख लिया। हम समझेंगे अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के आपका गुलाम वंश को लेकर के आएगी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और हम दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक या गुलाम वंश के बारे में कल समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने पूरी वीडियो ये देखी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर कोई दिक्कत इस वीडियो में लगती है, इनसे पहले कोई सी भी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ इस वीडियो में ये वाली चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ है या मुझे समझ में नहीं आई है, तो मैं दोबारा उसको बीच बीच में किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ठीक ठाक से समझ में आ ही रहा होगा। अगर किसी चीज़ में स्क्रीनशॉट लेने में या फिर लिखने में कहीं दिक्कत हुई है तो आप बिल्कुल उसको पॉज करके थोड़ा सा बैक करके आराम से उसको देखकर और प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर तरीके से हमारी क्लास हो ही चुकी है और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम बता ही चुके हैं किस पर आएगी। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, चलते हैं।